आज हमारे साथ नेपाल का जो क्रिस्टो कॉमी टेकओवर हुआ है पिछले हाल ही के कुछ दशकों में, उसकी कहानी बताने के लिए, उसके कुछ ग्लिम्प्सेस ऑफर करने के लिए वी हैव विद अस द वन एंड ओनली सुफेल चतुर्वेदी जी। सुफेल जी, pranam, and I प्रणाम। really look forward to your insights on this very important phase of uh, subcontinent's history. पर शुरू करने से पहले तुफैल जी मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहूँगी क्योंकि कुछ हद तक ये सारा जो प्रोसेस टेक ओवर का है, कैसे उसकी तैयारी की गई, जेएनयू में उनको ट्रेन किया गया, मेरे खुद भी उसको आँखों देखा मेरे पास भी अनुभव है क्योंकि मैं भी उन दिनों जेएनयू की स्टूडेंट थी, जब ये लोग जो बाद में जाके कम्युनिस्ट पार्टी बनाई, माओइस्ट पार्टी बनाई, वो यहाँ से ही ट्रेन होके गए और सीपीएम का बड़ा हाथ था इनकी ट्रेनिंग में। परंतु मज़े की बात ये है कि अम, मानुषी उन दिनों एक नई यंग पत्रिका थी और नेपाल के जो कम्युनिस्ट थे, जो जेएनयू में उस वक़्त पढ़ रहे थे, उन्होंने मानुषी को इतना प्यार से अपनाया, बल्कि हिसीला यामी जो भट्टाराय की बाद में जाके पत्नी बनी, वो भी उस वक़्त यहाँ स्टूडेंट थी। वो तो मानुषी की वॉलंटियर भी बनी और आती थी हमारे साथ, एक स्ट्रीट प्ले में भी उसने हिस्सा लिया और मानुषी की पत्रिका को उसने जब वो नेपाल लौटी, तो कम्युनिस्ट पार्टी के नेटवर्क के माध्यम से गाँव-गाँव तक पहुँचाया और वो मैंने इसलिए देखा हिंदी की जो हमारी एडिशन होती थी, वो मैंने इसलिए देखा कि उनकी जब पहली इलेक्शन हुई तो फैज़ साहब, तो मैं इलेक्शन ऑब्जर्वर बन के गई थी वहाँ पे, जो इंटरनेशनल ऑब्जर्वर गए थे। तो उस सिलसिले में कई गाँव में जाके इलेक्शन को ऑब्जर्व किया और जहाँ भी गई देखा स्कूल टीचर के हाथ में मानुषी है या उसका उसकी चर्चा हो रही है। और अनोखी बात ये है कि भट्टाराय की और सुशीला यामी की जो इकलौती बेटी हैं, उन्होंने उसका नाम भी मानुषी रखा। यानी इतनी गहरी छाप छोड़ी होगी हमारी पत्रिका ने कि इकलौती बेटी का नाम मानुषी रखा, वो भी फिर कम्युनिस्ट एक्टिविस्ट, ट्रेड यूनियन एक्टिविस्ट, यहाँ एलएसआर में पढ़ी थी काफ़ी साल वैसे वो, और आई थी मुझसे मिलने और बताया कि यहाँ तो मैं अपने अलग नाम से रहना पड़ा मुझे क्योंकि लगभग अंडरग्राउंड थी। तो वो प्रोसेस तो हमने देखा इनको कैसे ट्रेन किया गया, पर इतनी प्यारी थी शीला यामी एज़ अ यंग स्टूडेंट, आई कैनॉट इमेजिन कि ये लोग जाके या भट्टाराय भी, वन कुड नेवर हैव इमेजिन्ड कि ये ताकत कैसी-कैसी ताकतों के हाथ के खिलाड़ी बन गए। तो अभी आपसे सुनते हैं कि किन-किन फोर्सेस में हिंदुस्तान के अंदर ये क्रिस्टो कॉमी टेकओवर में मदद की, जो इकलौता दुनिया का हिंदू राष्ट्र था। उसको कैसे डीमोनाइज़ किया गया उस हिंदू किंगडम को, वहाँ की रॉयल फैमिली को कैसे सिर्फ डीमोनाइज़ नहीं किया, पूरा स्लॉटर और कैसे-कैसे षड्यंत्रों से किया गया, ये कहानी आपकी ज़ुबानी सुनना चाहते हैं। मधु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक बड़े गंभीर विषय पर मुझे अवसर दिया। इसको समझने के लिए जो कुछ हुआ है या जो कुछ हो सकता है, हो रहा है, सबसे आवश्यक चीज है कि ये समझा जाए कि ये कम्युनिज्म है क्या। कम्युनिज्म मूलतः एक ऐसी फेक विचारधारा है जो कुछ वादे करती है, कुछ ऐसे झूठ बोलती है जिन्हें कभी पूरा नहीं किया जा सकता, मगर आश्वस्ति मिलती है। समाज में दो वर्ग हैं, एक वो जो हैव्स हैं, एक वो जो हैव नॉट्स हैं, जिनके पास सब कुछ है, एक वो वर्ग है जिनके पास सब कुछ नहीं है। और इन सब कुछ वालों का छीन कर बांट दिया जाए, ये एक ये जैसे एक टैबू होता है। हर मनुष्य के, हर स्त्री पुरुष के मन में कुछ सिद्ध भावनाएं होती हैं। आप सभ्य समाज बनाया जाता है, समाज सभ्य नहीं होता।
आप किसी छोटे बच्चे को या स्कूल जाते हुए बच्चों को देखिए, जो तगड़ा बच्चा है वो दूसरे के बाल खींच रहा होगा, तो किसी कुत्ते की पूंछ खींचेगा, चप्पल से मारेगा, कीड़ों को पीटेगा, बहन को तंग करेगा। कोई बड़ी तगड़ी लड़की होगी तो वो जूनियर्स को बुली करेगी। ये नॉर्मल चीजें हैं। दूसरे की बीवी भगा ली जाए, इसके साथ ये किया जाए, उसकी जेब काट ली जाए, ये ऐसी कुत्सित भावनाएं हैं जो मनुष्य अपने जन्म के साथ लाता है। उसके माता पिता, उसके शिक्षक, उस समाज उसको ठोक पीट के, समझा के, धमका के, डरा के किसी तरह से ऐसी व्यवस्था करता है, क्योंकि उद्दंडता को अगर नियम बना दिया जाएगा तो फिर किसी का भी जीना संभव नहीं होगा, दुर्गत हो जाएगी। समाज बराबर नहीं है, सबको एक सा बराबर जीवन मिलना असंभव है, इसलिए कि सबकी क्षमताएं अलग हैं। आपने मानुषी पत्रिका निकाली, आप एक मैगजीन निकालती रही हैं, आपने किताबें लिखी हैं, आपके जीवन का एक बड़ा लंबा सफर है। इस कार्य में आपके साथ और 50, 60, 100, 200, 500 लोग एनसीआर में शुरू होंगे। उनमें कुछ लोग आपके परिवार के भी होंगे। अगर उन सबके साथ आपको खड़ा कर दिया जाए तो आप पाएंगे कुछ आपसे बहुत आगे हैं तो कुछ आपसे बहुत पीछे। संभव ही नहीं होता ये बराबर करना। तो ये वायदा करना कि हम सबको बराबर कर देंगे, ये संभव है। इसके नाम पर कुछ लोग सत्ता संभाल लेते हैं, कुछ लोग उनका टूल बने रहते हैं जो मूर्ख बनते हैं, और बड़े पैमाने पर तबाही आती है। किसी भी कम्युनिस्ट कंट्री में विकास के नाम पर कुछ नहीं हो पाया है। जिस दिन आप कर्टेन बना लीजिए, सारा आयरन कर्टेन के अंदर कैद कर लीजिए, और आप तय कर लीजिए कि 1 रुपए लीटर पेट्रोल निकालेंगे, बेचेंगे, बेच सकते हैं, क्योंकि आपने उस 1 लीटर पेट्रोल के लिए पैसा किसी को नहीं देना है, अपनी कंट्री से निकलना है, अपने यहाँ से खर्च करना है। मगर अगर आपने बाहर की इकोनॉमी में काम करना है तब मुश्किल हो जाएगी, फेल हो जाएंगे। भाई जो चीज जितने की पड़ नहीं रही उससे कम में कैसे बेच देंगे? तो ये तभी तक संभव है, इस तरह की विचारधाराएं, जब इन विचारधाराओं को संभालने के लिए डंडा हो, मारपीट हो। गुलाग को पढ़िए, रशा की जो जो कुछ गुजरी है, जैसे भयानक हत्याकांड हुए हैं, मगर उसके बावजूद कुछ लोगों को ये लगता है कि ये संभव है, ऐसा हो सकता है। एक एक एक, एक तरह से मानसिक हिप्नोटाइज कर देना है, पूरा जीवन खराब हो जाता है। काली बिंदियां लगाई, काले कपड़े पहने और चांदी के जेवर पहने, एंड ऊट पटांग अजीब सी जिंदगी जीते, क्योंकि परमानंद इस तरह की बातें कर सकते हैं। उसके परिणाम से उनकी बिटिया, उनके बेटे, उनके पोते पोतियां वो कौन सी जिंदगी जिएंगे? क्योंकि मनुष्य का स्वभाव अकेले रहना नहीं है, तो आपको ग्रुप चाहिए होते हैं। तो ये जो हवाई चीजें हैं, ये कुल मिलाकर जीवन की जब शाम आती है तब एहसास होता है कि हमने क्या किया। इस बात को समझे बगैर, और इस पाप में सबसे बड़ा जिम्मेदार भारत है। नेपाल, एक इमेज बनाई गई है बॉलीवुड के थ्रू कि पठान बहुत ईमानदार होता है। पर ये कहावत है, हैदराबाद की जो लुगत थी, शब्दकोश था उर्दू का, उसमें कहावत थी, अव्वल अफगान दोयम कम्बो सोयम बगजात कश्मीरी। पहले नंबर का सुअर अफगानी पठान होता है, दूसरे नंबर का कम्बो और तीसरे कश्मीरी बेईमान। ये कहावत है, कहावत यूं ही नहीं बनती, मगर इमेज बनाई गई। मगर नेपाल के आदमी की इमेज सदैव से रही है कि बहुत ईमानदार, बहुत हार्ड वर्किंग, लेबोरियस। इस हद तक के मानेकशॉ ने कहा है के हवाले से ये बात कही जाती है, किसी शख्स को अगर वो ये कहता है कि वो जिंदगी में कभी नहीं डरा, तो या तो वो झूठ बोलता है या फिर वो गुरखा है। इतने भले लोग, इतने सीधे सच्चे लोग। मैं तो पला हूं उनकी गोद में। मैं एक किसान परिवार से आता हूं, उत्तराखंड के, तो हमारे यहाँ स्टाफ बहुत काम करता था नेपाल का। आपने काम सौंप दिया कि ये गड्ढा खोदना है, वो 3 आदमियों के काम करने के बराबर क्षमता का काम होगा, तो भी वो पूरा करके बैठेगा। बहुत सीधे सरल लोग, और उन लोगों को सपने दिखाए गए, और इसके लिए जिम्मेदार भारत के राजनेता हैं जिन्होंने इसकी चिंता की है, क्योंकि कम्युनिज्म का भूत तो अभी उतरा है हाल में।
आज से 25 साल पहले अगर किसी को कम्युनिज्म के बारे में बात की जाए तो वो ऐसे बात करता था जैसे कोई आप पाप कर रहे हो, उसको समझा रहे हो कि क्या हो रहा है। और यहाँ के राजनेताओं ने, जॉर्ज फर्नांडिस उसमें बड़े बड़े नेताओं में से थे। जॉर्ज ने जो भाजपा के लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं, इन्हें कन्विंस किया और इस रास्ते पर धकेला। नेपाल की दुर्गति में आरएसएस के जो लीडर्स हैं वो भी जिम्मेदार हैं। उनके देखते देखते उनके सामने ये सब कुछ हुआ। ये बात, इसका कोई प्रमाण नहीं दिया जा सकता, मगर नेपाली सूत्र बताते हैं, मेरे मेरे मित्र हैं जिनसे मेरी बात होती है, और वो पूरी तरह से असंदिग्ध है, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि कम्युनिस्टों को जो हथियार की ट्रेनिंग, लैंडलॉक कंट्री है नेपाल, वो अपने साधनों के लिए या तो भारत पर निर्भर है या चाइना से 2 ही हिस्से से घिरा हुआ है। एक घटना बताता हूँ, ये जो किताब आई थी, बहुत मशहूर किताब है, सेटनिक वर्सेस, भारत में मिल नहीं रही थी, तो हमको किसी ने बताया कि नेपाल में मिल जाएगी। तो मैं नैनीताल जिले का, तब नैनीताल जिला का रहने वाला हूँ, वहां से टनकपुर होकर महेंद्रनगर जाया जा सकता है। तो हम लोग यहाँ से निकले, टनकपुर पहुंचे, पहुंचने के बाद पता लगा कि कल से नेपाल के बॉर्डर बंद कर दिए गए। चौंके, इसका क्या मतलब है? हुआ क्या था कि राजीव गांधी ने बहैसियत प्रधानमंत्री, प्रोटोकॉल होता है, स्टेट के जो सीनियर्स होते हैं उनके प्रोटोकॉल होते हैं कि प्राइम मिनिस्टर का स्टेटस प्राइम मिनिस्टर का है, प्रेसिडेंट का स्टेटस किंग का है, किंग का स्टेटस से। तो उन्होंने कोई मीटिंग थी जिसमें सारे देशों के लोग थे, तो वहां किंग वीरेंद्र भी थे, तो इन्होंने उनको ब्रेकफास्ट पे या लंच पे इनवाइट किया। तो उनके प्रोटोकॉल अफसर का जवाब आया कि आपको इनवाइट करने का अधिकार नहीं है, आप मंत्री हैं, किंग को इनवाइट करने का अधिकार आपके प्रेसिडेंट को है। राजीव गांधी चढ़ गए। सोनाली की ट्रीटी है हमारी की, इतने बॉर्डर्स नेपाल के खुले रहेंगे। ये केवल कागज पे थी, व्यवहार ये था कि नेपाली कभी भी भारत आ सकते थे, भारतीय नेपाल कभी भी जा सकते थे। वो समय पूरा हुआ तो नेपाल का बॉर्डर बंद कर दिया। नेपाली, आम नेपाली अपने मिट्टी के तेल के लिए, पेट्रोल के लिए, अपने देसी चावल के लिए, क्योंकि नेपाल में तो सारी जो दुकानें थी वो भारत के लोगों की थी, जो चाइना से माल मंगा के वहां रखते थे और इंडियंस वहां से जाते थे और वहां से खरीद के लाते थे। आम नेपाली के मतलब का माल नेपाल के मार्केट में नहीं था, वो भारत से टनकपुर पे आके खरीदता था। सारे भारत में, सारे नेपाल की स्थिति थी। एकदम से बॉर्डर बंद कर दिए गए। बॉर्डर बंद होते ही तीसरे दिन पेट्रोल का रेट वहां पर 200 रुपए हो गया, जो असंभव था। नेपाली त्राई त्राई कर गए। एक एक बिल्कुल डफर, एक ऐसा शख्स जो पायलट था, उससे सारी जिंदगी पायलट बनने से आगे 1 इंच नहीं बढ़ सका, उसी जगह काम करता रहा। को पायलट, प्रधानमंत्री का बेटा होने के बावजूद उसको प्रधानमंत्री बना दिया गया, और उसने अपनी बेवकूफ जिद में नेपाल के साथ हमारे संबंध बिगाड़ दिए। नेपाल में भारत के खिलाफ एजिटेशन हो रहे हैं, नारेबाजियां हो रही हैं, उधम मचे हुए हैं, ऐसा भयानक हाल हुआ। अपनी सी कर ली। उसका नतीजा, नेपाल में चरस बो दी गई। नेपाल की राजशाही मूलतः भारत के पक्ष की थी। ये इस हद तक है कि इसके जो महाराज थे, इनके दादा वीरेंद्र के पिता महेंद्र, महेंद्र के पिता महाराज त्रिभुवन, महाराज त्रिभुवन ने नेपाल को भारत में मिलाने का नेहरू को प्रस्ताव दिया था। केवल बस उनका ये कहना था कि ये जो क्षेत्र आप मिलाएंगे, इसका हिंदू स्टेटस समाप्त नहीं किया जा सकेगा। नेहरू ने इससे मना कर दिया। नेपाल, महाराज नेपाल को भारत में मिश्रित कर मिलाने को तैयार थे। भारत के प्रति इतनी आस्था थी उनमें। उनके पोते को बाध्य किया, उनके, क्योंकि चाइना की लॉबी हमेशा से वहां मौजूद है, उस लॉबी को मौका मिल गया और भारत के खिलाफ बड़े पैमाने पर उधर मचा। अच्छा, एक आदमी जो कल तक 15 रुपए लीटर पेट्रोल खरीद रहा हो या 25 रुपए लीटर खरीद रहा हो, एकदम से 200 रुपए लीटर हो जाए। नमक नहीं मिल रहा है, चावल नहीं मिल रहा है, आटा नहीं मिल रहा है, दाल नहीं मिल रही है, नेपाली परेशान हो गए। यहां नेपाल को भारत के खिलाफ करने का बड़ा षड्यंत्र हुआ। उस समय के जो और लीडर्स थे भारत के,
कम्युनिस्ट पार्टी तो उनमें से थी। उन लोगों के लिए, क्योंकि ये तीनों विचारधाराएं, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और कम्युनिज्म, तीनों के तीनों उम्मा की विचारधाराएं, यानी अंतरराष्ट्रीय, दुनिया के मजदूर एक हो, सारे मुसलमान ब्रदरहुड हैं। क्रिश्चियनिटी तो लगभग अब जा चुकी है, उस तरह से नहीं है, मगर ये दोनों भी विशेष हैं। तो ऐसी कोई भी विचारधारा अंत पंत राष्ट्रवाद से टकराएगी। तो राष्ट्र कमजोर हो, इसके लिए मैं सुझाव दूंगा, अलिंस्की की जो किताब है रूल्स ऑफ रेडिकल्स, उस पर किसी दिन चर्चा कीजिए, बहुत ही जबरदस्त किताब है। और यस, राजीव मिश्रा इसके लिए बहुत उपयुक्त प्राणी, आप चाहेंगे तो मैं संपर्क करा दूंगा, उनका इंटरव्यू लीजिए, गजब। तो ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स ढूंढो जिसे हल न किया जा सके। आपकी किताब को भी, जो आपकी मैगजीन को भी जो नर्चर कर रहे थे, उसका कारण ये था, मानुषी उनके लिए औरतों की पुरुषों के खिलाफ लड़ाई जिहाद था। तो ऐसा पर उन्होंने सोचा होगा, उनको लगता। तो इसको नर्चर करने से, चूंकि औरत पुरुष का कॉन्फ्लिक्ट तो खत्म किया ही नहीं जा सकता, कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं है बेसिकली। बहरहाल अगर आप इसे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेंगे तो ये बदलेगा कैसे? स्त्री पुरुष नहीं बन सकती, पुरुष स्त्री नहीं बन सकता। काले गोरे का कॉन्फ्लिक्ट खड़ा करो, काला गोरा नहीं बन सकता, गोरा काला नहीं बन सकता। तो ऐसे ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स खड़े करो, और इनसे अलिंस्की कहता है कि कॉन्फ्लिक्ट से अवसर निकलते हैं, राजनीतिक अवसर यहां से हाथ आते हैं। जहां विप्लव हो, बवंडर हो, लोगों को नहीं, ये जो नारी अधिकार शुरू किए गए यूरोप में, उसको भोगा गया है कोरोना के समय में। 80s में 70s में पंगा हुआ, लोगों ने शादियां नहीं की, लेट एज आ गई। इटली में 70 वर्ष के 75 वर्ष के पुरुष स्त्रियां हैं जिनकी शादी नहीं हुई है। एक तो ये अंतर पड़ा कि ऑड जॉब्स करने के लिए आदमी नहीं है, प्लम्बिंग कौन करेगा, इलेक्ट्रिशियन कौन बनेगा, ड्राइविंग कौन करेगा, ये यूरोप की सारी की स्थिति। इसको भरने के लिए आईसिस के, सीरिया के, इराक के, ये सब लोग घुस गए वहां पर, वो समस्या खड़ी होगी। तो ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स खड़े करने से अवसर बनेंगे। तो ये कॉन्फ्लिक्ट नेपाल में खड़ा किया गया, और इसको नर्चर कर रहे थे, इसमें आहुति डाल रहे थे, जो पेट्रोल डाल रहे थे भारत के कम्युनिस्ट। और कम्युनिस्टों की समझ में आती है, जो राष्ट्रवादी हैं उन्होंने सपोर्ट किया। हमारी सरकारों के मध्य में ऐसा वो लोग कहते हैं कि देहरादून में जो मिलिट्री की एकेडमी है, इसमें ट्रेनिंग हुई है मार्क्सवादियों को। बिल्कुल। भारत से अब अगर नेपाल की सेना लड़ना चाहे, कम्युनिस्ट वहां जो गुरिल्ला वार चल रही है, तो कहां से हथियार लाएगी? भारत हथियार नहीं खरीदने देगा, जाएंगे तो यहीं से। और चाइना उनको लगातार सप्लाई दे रहा है माओवादियों को। नतीजा ये एक ऐसी लड़ाई की तरह हो गया जिसमें एक तरफ लड़ने वाला तो हथियारों से लैस है, और दूसरी तरफ से लड़ने वाले का दाएं हाथ कमर पर बंधा हुआ है। वो संघर्ष कैसे करेगा? तो भारत ने इसमें, भारत की लीडरशिप ने हिस्सा बटाया कि महाराज ढह जाए, नेपाल ढह जाए। इसकी चिंता नहीं की कि ये कंधे पर, भारत माता के कंधे पर घाव है, पूरा शरीर त्राही त्राही करेगा। ये जो जैसा बढ़ रहा है, अगर ये कंट्रोल नहीं किया गया, इसे नहीं सुधारा गया, और सुधार के आसार हैं। अभी कुछ महीने पहले ही नेपाल में महाराज के पक्ष की एक रैली निकाली गई थी, भयानक भीड़, भयानक लोग, क्योंकि ये पाप किया किसने है? वहां की जो कांग्रेस सरकार है, इन लोगों ने ये स्टेटस खत्म कर दिया। कोई प्लेबिसाइट नहीं हुआ नेपाल में, कोई मतगणना नहीं हुई है कि तुम हिंदू राष्ट्र से निकलकर सेकुलर राष्ट्र बनना चाहते हो कि नहीं। कुछ पॉलिटिशियंस ने, जैसा 1947 में नेहरू और गांधी ने पाप किया था, कि सिंध का किसान तो जानता ही नहीं था कि उसको किन भेड़ियों में बेच दिया। उसे तो तब पता लगा कि 15 साल, 20 साल, 25 साल बाद 50 लोगों का झुंड आया और उसने कहा तुम्हारी बेटी हम ले जाएंगे और मुसलमान बन जाओ नहीं तो मार देंगे। उसे पहली बार एहसास तब हुआ कि उसके साथ क्या हो गया है। वो जानता ही नहीं था। गांव गोटों में सक्कर का, जेकोबाबाद का, कराची के देहात का आदमी जानता ही नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ है। ऐसा ही वहां पर हुआ कि जब ये सारी चीजें फैलती चली गई और इसकी चिंता किए बगैर कि इसका नतीजा क्या होगा, राष्ट्रवाद के खिलाफ जितनी भी शक्तियां हैं वो आपस में मिलकर चलती हैं। जब टूटने लगा तो वहां पर ईसाईयत घुस गई।
नेपाल में जब जिस समय अर्थक्वेक आया था तो भारत ने बहुत कुछ भेजा था। आप कल्पना कर सकते हैं क्रिश्चियन कंट्रीज ने क्या किया? बाइबल भेजी, भूखे प्यासे लोगों को दवाएं, जख्मी लोगों को दवाएं, खाने का सामान नहीं भेजा, बाइबल भेजी गई। उनको कन्वर्ट करना, तुम्हारी आत्माओं की फसलें उस जन्नत में उगाई जाएंगी। ये जो आइडियोलॉजी है, इस बेहुदा आइडियोलॉजी को समझे बगैर इससे निपटा नहीं जा सकता। और समस्या क्या है, मैं बैठा हूं, मेरे पीछे स्वामी दयानंद जी का चित्र लगा हुआ है। इस एक महापुरुष को छोड़ के भारत में भी कभी किसी ने इसकी चिंता ही नहीं की है कि ये हत्यारी विचारधाराएं कर क्या रही हैं। नेपाल बहुत गंभीर जगह पर रखा है भारत को हानि पहुंचाने के संदर्भ में, लाभ के संदर्भ में नहीं। अगर नेपाल की संख्या, जो जो ऐसे सैनिक हैं कि जो कोई डरा नहीं, तो या तो वो झूठ बोलता है या गोरखा है, और वो हमारे खिलाफ चले गए। भारत के खिलाफ लगातार पंप किया जा रहा है, चाइना की तरफ से तो मदद आ ही रही है लगातार उनके उनके पीछे। तो वो सारी स्थितियां हमारे खिलाफ जा रही है और भारत से बहुत लंबा बॉर्डर मिलता है। भारत के कम्युनिस्ट, भारत के माओवादी, कल्पना कीजिए कि इनका कोई संपर्क उनसे हो गया, यहां से वारदात की और भाग गए, यहां से 150 लोग मारे और निकल गए, ये लगातार होने लगा तो क्या दुर्गत हो जाएगी। हम एफोर्ड कर ही नहीं सकते। नेपाल हमको कुछ नहीं दे सकता, पानी के अलावा, जल विद्युत के अलावा नेपाल से हमको कुछ नहीं मिलने वाला है। केवल लकड़ी है वहां पर और पानी है, जो नदियां पर डैम बन सकते हैं, मगर भारत को जख्म देने के लिए वो बहुत कुछ कर सकता है। तो किसी भी कम्युनिस्ट से अगर वो ऐसा कर रहा था तो ये भारतीय राज्य की जिम्मेदारी थी कि उसकी रगड़ाई की जाए, उसकी बदतमीजी बंद की जाए। महाराज नेपाल मार दिए गए, अगले महाराज के बारे में उल्टी सीधी दुनिया भर की बातें फैलाई गई। कुल मिलाकर किसी एक संपूर्ण समूह के बड़े बड़े जनसंख्या की अपेक्षा एक छोटे समूह से निपटना या उससे संपर्क करना या अपने पक्ष में करना आसान है। मगर भारत की एक समस्या ये भी रही है कि अपने आसपास के देशों के प्रति वो जो बड़े भाई का बुली वाला भाव है ना, छोटे भाई को दबोचना, वो नहीं होना चाहिए। भारत का एक डायरेक्टर लेवल का आईएफएस अधिकारी जो वहां पर राजदूत होता है, वो ऐसे सारे सिस्टम को गवर्न करता है जैसे अपनी उंगलियों पर नचाना चाहेगा। अगर किसी छोटे को ये लगता है कि बड़ा उसे धमका रहा है तो आज वो कष्ट सह लेगा, इंतजार करेगा जिस दिन उसे पलट के नोच ले, काट ले। नेपाल में अपने खिलाफ बहुत बड़ी लॉबी क्रिएट कर दी और बड़े आसान से ठीक हो सकती है। प्रत्येक नेपाली का सपना है काशी विश्वनाथ आना। प्रत्येक नेपाली का सपना होता है कि हरिद्वार में उसके पूर्वजों की अस्थियों का संस्कार हो जाए। हरिद्वार के जो पंडित हैं उनके पास उनके पूर्वजों की लिस्टें हैं, वो आना चाहते हैं, भारत से अलग नहीं महसूस करते। वो इन कम्युनिस्टों की जो मानसिकता है या वहां के कम्युनिस्टों की मानसिकता की अपेक्षा वो भारत के प्रति, मैंने स्वयं देखा है हरिद्वार में नंगे पैर घूमते हुए कि हरिद्वार की धरती पर या बनारस की धरती पर चप्पल पहनेंगे। ये तो मिट्टी इतनी पवित्र है, शंकर की धरती है, और उन लोगों को हमने अपने खिलाफ क्रिएट कर लिया। और बहुत बुरी बात है कि हमारे नेताओं ने, हमारे राजनीतिज्ञों ने इसमें मिर्चें झोंकी हैं और सेक करने का, कोई गड़बड़ करने का। अभी जैसे 2 दिन पहली बदतमीजी करी है इसने, ओवैसी ने, कोई केस नहीं, उसके खिलाफ कुछ नहीं। कोई भी काम करता है तो उस पर उसको दंड दिया जाए या कम से कम अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। जिन्होंने बदतमीजी की है उनके खिलाफ बात, झोंक में आकर कुछ नहीं होना चाहिए। तो अपने ओपनिंग रिमार्क में मैं इतनी बात कह के रुकता हूं। आपने जॉर्ज फर्नांडिस का जिक्र किया, इसमें कोई दो राय नहीं कि उनकी अहम भूमिका रही। उनके साथ और कौन कौन जुड़े? सीपीएम के तो थे, जैसे सीताराम येचुरी वगैरह, प्रकाश करात, ये क्योंकि जेएनयू की ये भी सब पैदाइश है और जेएनयू में ही पढ़ाया गया उनको। इंटेलेक्चुअल ग्रूमिंग जो हुई वहां, और फिर मिलिट्री ट्रेनिंग देहरादून में। तो और किस किस ने अहम भूमिका निभाई इसमें, टू टर्न देम इनटू rabid हिंदू हेटर्स और कम्युनिस्ट के हाथ के कठपुतलियां बन गए?
सॉरी, सबसे बड़ी भूमिका इनका मैं नाम लेना चाहूंगा, वो अटल बिहारी वाजपेयी की है। अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्रित्व काल में उनका मंत्री कोई ऐसी उलटबाजी करता है, उल्टे सीधे काम करता है, पब्लिक स्टेटमेंट देता है, प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है ये ना होने दे। प्रधानमंत्री एक व्यक्ति नहीं है, उसको डेली रॉ के ऑफिसर, आईबी के ऑफिसर ब्रीफ करते हैं, रोज उसके सीनियर से मिलते हैं, वो एक पूरे सिस्टम का टॉप है, टॉप नॉच है। वो कोई ऐसी चीज जो उसकी व्यक्तिगत विचारधारा की है, जो उसके साथ हमने वाला है, उसके हिसाब से सुविधाजनक रास्ता नहीं क्रिएट कर सकता, वो जिम्मेदारी है। जैसे मोरारजी भाई के समय में बेवकूफियां हुई थी, उस समय भी ऐसी गड़बड़ियां हुई थी। आप अपनी विचारधारा के हिसाब से नहीं, कॉन्क्रीट एग्जांपल्स दीजिए ना, ऐसी गड़बड़ियां या कुछ बयानबाजी। आई थिंक यू हैव टू टेल आवर व्यूअर्स। मैं वही देखिए, कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको मैं पुष्ट नहीं कर सकता, मुझे जानकारियां तो हैं, मगर मैं अधिकृत रूप से जैसे देहरादून में ट्रेनिंग हुई, तो इसके लिए अधिकृत जानकारी तो वहां का जो मेजर जनरल होगा वो देगा, वो असंभव है देना, तो कोई दूसरा नहीं दे सकता। मगर ये बात जो इस तरह से समझी जा सकती है कि आखिर माओवादियों के पास हथियार कहां से आए? कम्युनिस्टों ने दिए, चाइना ने दिए, ठीक। ट्रेनिंग कहां से मिली? चाइना की तरफ से नेपाल इतना दुरूह है कि वहां ट्रेनिंग नहीं हो सकती। दूसरी जगह कौन सी होगी ट्रेनिंग की? फिर भारत है। नेपाल की सेना के पास शस्त्र क्यों नहीं आए? ये किसकी जिम्मेदारी थी? कौन सुरक्षित करता है इसको? तो उसके लिए फिर हम क्वेश्चन होंगे। दो ही थे बिग प्लेयर्स, या तो हम देते। तो इनके लिए जो एग्जैक्ट एविडेंस है, बिल्कुल प्रमाणिक पुष्ट, वो तो जानकारी नहीं मिल सकती, मगर ये कि मोटे तौर पर समझ में आता है कि विदेश मंत्री के नाते जो शख्स एक स्टेटमेंट दे रहा है, उसका मैसेज तो बहुत दूर तक जाएगा। कौन था वो, क्या स्टेटमेंट दिया, ये तो बताओ। हाँ, ये भी बात ठीक है। इन्होंने नेपाल को अपना, चाइना को शत्रु बताया कि भारत का सबसे बड़ा शत्रु। जॉर्ज फर्नांडिस ने चाइना को बताया, जो बिल्कुल ठीक बात थी, इसमें कुछ गलत नहीं। साथ साथ उन्होंने राजशाही की आलोचना की, और राजशाही ठीक नहीं कर रही है। इस बात की कंप्लेंट कौन करेगा? नेपाल का कोई आदमी करेगा या भारतीय करेगा? अफगानिस्तान में कोई गड़बड़ हो रही है, इस बात को कौन बताएगा? कोई अफगानी बताएगा या किसी जर्मन का काम है? तो उसके चलते गलत मैसेज जाते हैं, और ये जो स्टेटमेंट दिए जाते हैं वो एकदम से उठ के नहीं दे दिए जाते। इसके पीछे एक चिंतन धारा काम करती है, एक मानसिकता काम करती है। उस मानसिकता की वजह से सपोर्ट मिला। ये बात आधिकारिक रूप से कभी नहीं कही जा सकेगी कि भारत के ट्रेनिंग के कारण से सब दुर्गत हुई। मगर हुआ क्या? हमने नेपाल के राजशाही को खत्म कर दिया, या नेपालियों ने राजशाही खत्म कर दी, ठीक। अब परिणाम क्या? भारत को अपने पक्ष में करने के लिए पहले दरबार को संपर्क में लेना था। उस दरबार को संपर्क में लेना था जिसके सारे रोटी बेटी के रिश्ते भारत के रजवाड़ों से थे। कहीं जयपुर से कुछ था, तो जोधपुर से कुछ था, तो कश्मीर से कुछ था, तो फलाने से कुछ था, उसका भतीजा उसके साथ, उसकी भांजी उसके साथ, उसका फलाना, वो सारे के सारे जगह। अब नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी के फर्स्ट ग्रेड के लीडर, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, उनकी पोलित ब्यूरो, ये वो सब कांग्रेस के। अब आपको हजारों लोगों से बात करनी है, कोई भी देख सकता है। पहले जो स्थिति थी कि नेपाल को कंट्रोल करना है, नेपाल को भारत के पक्ष में रखने के लिए आपको छोटी मोटी बातें करनी थी। आखिर प्रधानमंत्री ने ये करके, राजीव गांधी ने, कि उसने ब्रेकफास्ट के लिए किनको इन्वाइट किया? क्यों इन्वाइट किया? इनके दोनों के प्रोटोकॉल ऑफिसर होंगे वहां, राजीव गांधी के भी होंगे। उन्होंने कहा होगा सर आपका स्टेटस नहीं है, ये प्रेसिडेंट का काम है। लोगों की जानकारी में ये होना चाहिए, ये अच्छा लगेगा आपको कि भारत नेपाल के महाराज की तरफ से विजयदशमी पर भारत के जो सैन्याध्यक्ष हैं, उनके लिए, राष्ट्रपति के लिए, प्रधानमंत्री के लिए 200-200 चीजें हैं, उनके लिए वहां से गिफ्ट आते हैं। हम बराबरी के स्तर पर हैं। नेपाल और भारत
एरिया में छोटा है, मगर वहां का सेनाध्यक्ष, वहां के महाराज भारत को के सेनाध्यक्ष के लिए सामग्री भेजते हैं, गिफ्ट भेजते हैं। अब तो नहीं है महाराज। महाराज नहीं है, मगर सिस्टम है कि नेपाल भारत को बराबरी का, भाई का दर्जा देता है। उसको उकसा दिया, उसको गिरा दिया। नुकसान किसका हुआ ऐसी बेवकूफी करके? एक आदमी तो मर गया, उसकी मृत्यु हो गई, उसका एक बड़ा बेटा बच गया, उसकी विधवा बची है, जो सारे भारत के इत्तेसी करके बैठी हुई है। मगर कुल मिलाकर आम भारतीय के लिए समस्या खड़ी हो गई। नेपाली हम देखते थे, अब नेपाली भारत में नहीं मिलते। पहले नेपाल के लोग बहुत काम करने भारत में आते थे, अब वो यूरोप जाते हैं, अब वो ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, अब वो अमेरिका जाते हैं। भारतीयों के प्रति घृणाएं क्रिएट हो गई है वहां। इसको संभाला जा सकता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम हिंदू हैं, संभल सकते हैं। उनके आस्था केंद्र भारत में है, हमारे आस्था केंद्र भारत में वहां पर है। केदारनाथ का दूसरा हिस्सा, आधा हिस्सा केदार है और आधा हिस्सा पशुपतिनाथ है। ये दोनों मंदिर एक ही स्वरूप के दो भाग हैं, तो इसको संभालना तो चाहिए। मगर हमारे संगठन, हमारे विचार के लोग अगर उसको हिट करेंगे, उसकी दुर्गत करेंगे छोटी छोटी बातों के लिए, तो समस्या तो खड़ी। अच्छा, ये बताइए, आपने आरएसएस का नाम लिया कि जॉर्ज फर्नांडिस क्योंकि बीजेपी में थे, बहुत एक्टिव थे, आरएसएस के साथ बहुत अच्छे रिश्ते थे, तो उन्होंने आरएसएस को कैसे वहां के हिंदू रॉयल फैमिली, हिंदू जिन्होंने राष्ट्र की कमान संभाल रखी थी, उसके खिलाफ आरएसएस को खड़ा कर दिया, या ऐसे हरकतें करने को उकसा दिया जिससे रिश्ते बिगड़ते गए और कम्युनिस्ट आते गए उस वैक्यूम में? आपका ये प्रश्न पूछना ही बता रहा है कि इसके पीछे एक सोचने वाला दिमाग है। सोचने वाला दिमाग संगठन नहीं खड़ा कर सकता। संगठन खड़ा करने वाले को दिन में 50 लोगों से मिलना पड़ेगा, 4 मीटिंग में जाना पड़ेगा बोलने के लिए, 3 मीटिंग में सुनना पड़ेगा, लगातार डिस्कशन। वो पढ़ेगा कब? चिंतन कब करेगा? ये संभव नहीं है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, जब चुनाव था पिछला, जब ये प्रधानमंत्री नहीं बने थे, पटना की रैली में बोल गए कि जब अलेक्जेंडर पाटलिपुत्र आया था। अबे पाटलिपुत्र अलेक्जेंडर कब आ गया? रोमन एम्पायर या ग्रीक यहाँ कहाँ गए, रोमन यहाँ कहाँ से आ गए, हमारा क्या लेना देना? मगर किसी ऐसे व्यक्ति को जो राजनीति में सक्रिय है या संगठन कार्य में सक्रिय है, उसको इतनी समझ नहीं होती, उसके लिए संभव ही नहीं है, अध्ययन नहीं कर सकता ना ये, इसके लिए दूसरे लोग होते हैं, थिंक टैंक। समस्या क्या है संगठन के अंदर कि थिंक टैंक से कुछ अपने लिए इनपुट लें और उसके हिसाब से काम करें। उसकी जगह है क्या कि वो इनपुट देते हैं कि आपको ये करना चाहिए, बजाय इसके कि वो लोग। मैं एक उदाहरण से बताता हूं। अभी कुछ साल पहले मुझे बताया गया था कि कुछ 7-8 साल हो गए, मुझसे कहा गया लखनऊ में एक बैठक है, उसमें आपको रहना है जो सोशल मीडिया के अच्छे लिखने वाले हैं। तो मैंने पूछा किस किस को, तो उन्होंने बताया सच्चिदानंद चतुर्वेदी, कृष्णदत्त पालीवाल, शंकर शरण, फलाने ढमाके, कई नाम बताए। तो मैंने उनसे कहा कि मेरा क्या काम है इसमें भैया, इतने बड़े लोगों के बीच में मुझे क्यों बुला रहे हो? बोले नहीं भाई साहब करेंगे। और मैंने उसमें होगा क्या, तो उन्होंने एक बड़े वरिष्ठ अधिकारी का नाम लिया कि वो भाई साहब वो फलाने जी उनकी बैठक लेंगे। मैंने कहा कृष्णदत्त पालीवाल, शंकर शरण और सच्चिदानंद चतुर्वेदी की बैठक वो लेंगे? उनकी क्षमता है ये किस अधिकार पर? और वो उन्हें क्या गाइड कर रहे हैं? क्योंकि वो बेसिकली संगठन के लोग हैं, उनको सामान्य लोगों से सबका रहता है। वो ये गोरखपुर फोर्स की भर्ती है 5 फुट 3 इंच से 5 फुट 5 इंच के बीच की, वो 5 फुट 6 इंच वाले को पार कर देंगे। ये लोग तो 6 फुट वाले, इनकी बैठक ही कैसे ले रहे हैं? मगर वो उतने ही लोगों के लिए ट्रेंड होते हैं, उनको बड़ी सरलता से समझाया जा सकता है, क्योंकि उनकी दृष्टि इतनी दूर तक होती ही नहीं। संघ के जो बड़े वरिष्ठ लोग हैं, उनके मुंह के स्टेटमेंट है, रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है कि कुरान और बाइबल और वेद सब एक स्तर की पुस्तकें हैं।
ये बात वो कह सकता है जिसने बाइबल पढ़ी हो, जिसने कुरान पढ़ी हो, कुछ पढ़ी हो, और जिसने वेद पढ़ा हो। जिसने छुआ भी नहीं हो, उसको क्या अधिकार है कहने का? वो मोहम्मद को, कृष्ण को, राम को, सबको एक समतुल्य बता रहे हैं, ये कैसे बता रहे हैं? इसका तो कोई मतलब ही नहीं। चूंकि दोनों के हाथ में हथियार है, इसलिए डाकू मोहर सिंह और डीआईजी डीजी पुलिस जो है, वो दोनों एक स्टेटस के आदमी हैं, दोनों के पास गन है। इसका क्या मतलब है? आपको ये तो विचार करना पड़ेगा। मगर वहां यही स्थिति विचार शून्यता है कि अध्ययन लोग नहीं है। फर्नांडिस बड़े मंत्री हैं, स्पीकर हैं, अच्छे लोगों से उनकी भेंट है, सहज रूप से रहते हैं, एक मामूली सा कुर्ता धोती पहन के और पजामा पहन के घूमते हैं, चप्पलें रहती है पैर में, उनके साथ में दोस्ती हो जाती है और वो आपको बुला रहे हैं तो गदगद भाव से उनसे मिल लिए, बजाय उनसे गाइड करने के या उनसे डिस्कशन करने के। जो उन्होंने कहा मान लिया। आज भी ये इमारत से बाहर थोड़ी हुए हैं। अभी पिछले वाले जो हमारे महापुरुष थे, वो कुलदीप नैयर जब थे जिंदा, उनके घर पहुंच गए उनको गाइड करने। कुलदीप नैयर गाइड होगा उनसे? बल्कि उसे और लेजिटिमेसी मिलती है इससे। आप अपने शत्रु को ही नहीं देखते। आप ऐसे लोगों के पास जाएंगे और उसके बाद सोचेंगे वो आपके हिसाब से गाइड होंगे, बल्कि वो तो ये इसको इस तरह से पोर्ट्रे करेंगे, ले वो भी घुटनों के बल बैठ गया, उसने भी दंडौत कर दी हमारे सामने, वो भी सिजदे कर रहा है। तो इन लोगों को सरलता से समझाना, जो कि थिंक टैंक नहीं है, विचारधारा बताने वाले नहीं है कि इसके नुकसान क्या होंगे, नेपाल हमारे खिलाफ हो जाएगा तो इसकी हानि क्या होगी, ये समझाने वाला कोई नहीं है। और बहुत ही सामान्य स्तर के लोग हैं, आईक्यू लेवल के, उनको गाइड करना, उनको भ्रष्ट करना, उन्हें मिसगाइड करना बहुत आसान था, इसलिए ऐसे हो गए। आपकी आवाज बंद है। वहां की जो रॉयल फैमिली थी, उसको इतना जो डिमोनाइज्ड वर्जन प्रोजेक्ट किया गया, जैसे बिल्कुल राक्षसी हो और बड़े अत्याचारी हो, ये कहाँ से प्रक्रिया शुरू? ये वैसे क्रिश्चियन मिशनरीज इसमें माहिर हैं, गिव अ डॉग अ बैड नेम बिफोर किलिंग हिम स्ट्रैटेजी। पर इसमें भारत कैसे फंस गया कि इकलौता हिंदू किंगडम है, उसको इतना जलील करना? आप देखिए वही जलालत आज हमारे इससे आ रही है, डिसमेंटलिंग हिंदुत्व, जो हमने नेपाल के साथ किया, वहां की रॉयल फैमिली के साथ किया, वहां के हिंदू राष्ट्र को उखाड़ने के लिए किया। आज हमें उखाड़ने के लिए खुलेआम वही ताकतें आ खड़ी हैं। सो कैसे हुआ ये प्रोसेस शुरू? देखिए, एक बात तो आपने बिल्कुल सही मुहावरा, किसी कुत्ते को मारने से पहले उसे एक पागल का नाम दे दो, पागल करार दे दो, फिर मारना आसान होता है। ये एक स्ट्रेटेजी है और एक नीति से उन्होंने काम किया। हिंदुत्व क्या है? ईश्वर को मानना, ईश्वर को न मानना, आत्मा को मानना, आत्मा को न मानना, वेद को प्रमाण मानना, वेद का खंडन करना, मूर्ति पूजा करना, मूर्ति पूजा न करना, इन सारी बातों से मुकर जाना, इसका धर्म से कुछ लेना देना है क्या? धर्म के लक्षणों में तो ये सब कुछ आता ही नहीं। मगर इस बात पर कभी जोर नहीं था। हिंदुत्व की परिभाषा क्या है, इस पर काम नहीं। हिंदुत्व की आश्चर्यजनक रूप से ये बेहुदा है कि हिंदुत्व की परिभाषा पहली बार भारत में सुप्रीम कोर्ट ने की। सुप्रीम कोर्ट ने तब की जब हिंदू कोड बिल आना था। उससे पहले भारत में हिंदुत्व क्या है? देखिए, 47 में जब विभाजन हुआ, 15 अगस्त 1947 से एक दिन पहले पाकिस्तान बना, भयानक रक्तपात हुआ, महीनों तक, बरसों तक खून रिश्ता रहा घावों से। हम सामान्य जो भारतीय थे, जो पढ़े लिखे भारतीय थे, उनकी बात कर रहा हूं, क्योंकि उस समय भारत की लिटरेसी रेट भी कम था। फिर भी जो भारतीय थे, उनकी मानसिकता क्या थी कि हम अंग्रेजों से ही नहीं, हम इस्लाम की गुलामी से भी आजाद हुए हैं। वो जो मैंडेट था कि हम 1500-1300 साल की इस्लामी गुलामी और 200 बरस की इनकी ब्रिटिश गुलामी से आजाद हुए हैं, उसका अपहरण कर लिया नेहरू और गांधी ने। कारण इतना ये था कि कांग्रेस ने 47 से पहले नेहरू के, गांधी के नेतृत्व में ऐसे पाप किए थे कि हिंदू अब खिलाफ हो गए थे। तो कांग्रेस का क्लाउड क्या होता, उसका बेस कहां से बनता, आधार भूमि क्या बनती? आधार भूमि बनाई वो
पाकिस्तानी जिन्होंने पाकिस्तान बनने के लिए वोट दिया था, मगर उनको रोका गया क्योंकि कांग्रेस को वोट बैंक की तैयारी करनी थी। उसको करने के लिए मन मांगे मुंह मांगे मदद दी गई। शिक्षा मंत्री शुरू के सारे इस्लामी बना दिए गए। इसीलिए अब ये आश्चर्यजनक है, अकबर के पिता का नाम किसी से पूछिए, हुमायूं बता देगा। हुमायूं के बाप का नाम बाबर बता देगा। औरंगजेब के बाप का नाम शाहजहां कोई बता देगा। अशोक के पिता का नाम क्या था, ललितादित्य कौन थे, विक्रमादित्य कौन थे, फलाने कौन थे, ये किसी को नहीं पता। उसका कारण है कि ये इतिहास से अपने गौरवान्वित दर्प वाले पूर्वजों का नाम पूरी तरह से वाइप्ड आउट है। जब आप राष्ट्र को तैयार नहीं करेंगे तो समाज की स्थिति क्या आएगी? नेपाल उससे भिन्न था। नेपाल में ऐसी स्थिति थी कि नेपाली अपने राजा के प्रति और अपने धर्म के प्रति बड़ा सजग था। उसकी आस्था थी, आत्मा थी उसकी। तो उस आत्मा को तोड़ना, अपने यहाँ तो दुर्गत कर ही ली, उसके साथ साथ वहां भी दुर्गत फैलानी थी। तो यहाँ और इस बात की चिंता किए बगैर, चाहे वो कम्युनिस्ट हों, चाहे उसमें उस समय के भाजपा के आरएसएस के लोग हों, अपने कई लोग हैं जिन्होंने, क्योंकि मेरे देखे ऐसा है कि नेपाल का कोई व्यक्ति यदि मुझसे संपर्क करता है तो मैं अपने 10 काम रोक के उससे बात करूंगा, उसको प्राथमिकता का एहसास कराऊंगा कि मेरी प्रायोरिटी है वो। अगर मैं ये नहीं करूंगा तो वो तो मुझसे छोटा है, सिमट के रह जाएगा, दोबारा हिम्मत नहीं करेगा। आप बड़े हैं और आपकी नेपाल की स्ट्रेटेजिक पोजीशन से लोकेशन ऐसी है कि वो हमको फायदा नहीं दे सकता मगर नुकसान बहुत दे सकता है। एक बड़ी जनसंख्या हमारे खिलाफ जा सकती है। तो उसको तोड़ने के लिए क्या क्या जो चीजें थी, उसमें से एक राजशाही थी। राजशाही बुरी होती है आपको किसने बताया है? जमींदारी खराब होती है। सारा मीडिया का प्रोपेगेंडा यही था कि ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस, टेररिज्म। वो मदर इंडिया पिक्चर देखी होगी, बिल्कुल, उसमें वो बनिया बुरा है। बिल्कुल बिल्कुल। ठाकुर साहब बेईमान, राजा लफंगा, ब्राह्मण बुरा, मुल्ला जी जो हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, वो सबसे अच्छे आदमी। ये किसने समझाया है? लंबे समय तक अफगानी पठान बहुत ईमानदार होता है, किसने बताया? वो शख्स जो भगवान शंकर की मंदिर, भगवान के मंदिर जाकर कहता है कि मैं तुझे उठाकर नाली में फेंक दूंगा, वो 786 का बिल्ला लगा के घूमता है। ये है मजेदारी। अच्छा, और असर ये कि जैसे आप और मैं एक बात कर रहे हैं, इस वीडियो को महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में 2 लाख 3 लाख लोग देख लेंगे, मगर 2 बीघा जमीन की पिक्चर आएगी तो 3 करोड़ 5 करोड़ लोगों तक, और उसको देखकर हमें ऐसा लगेगा कि सच में ऐसा हुआ है। हमको पता तो लगे कि कौन सी राजशाही ने ऐसा किया, कौन सा राजा ऐसा बुरा था। वो नियमों में बंधे हुए धर्म से जीने वाले लोग थे। मैं निजी रूप से अनुभव बता रहा हूँ। राजमाता सिंधिया, एक हरिद्वार से लेकर हर की पौड़ी से हरिमंदिर तक जब आतंकवाद चल रहा था पंजाब का, तो एक यात्रा निकाली गई थी, साधुओं की यात्रा थी, 5-7 गाड़ियों में। सचेत ये भारत माता मंदिर वाले सत्यमित्रानंद जी और ये सब लोग थे, हम भी थे उसमें शामिल। उसकी पहली बड़ी मीटिंग सहारनपुर में होगी। मंच है, सामने 10,000 लोग हैं, सन्यासी बैठे हैं 10, 15, 20। राजमाता आई बिल्कुल सर पे पल्ला लिए हुए और तिरछी होकर खड़ी हुई, यानी ये मंच है और ये पब्लिक है, तो इधर से साइड में टेढ़ी होकर खड़ी हुई और बोली, आप लोगों की ओर पीठ करके तो नहीं खड़ी हो सकती और मैं इन महापुरुषों के बीच में बोलने की क्षमता भी नहीं रखती हूँ, मैं यहीं विराम देती हूँ। और बिल्कुल जहां चप्पल रखी थी लोगों सबकी, वहां जाके बैठ गई। उनसे मेरा निजी प्रश्न एक बार और अवसर मिला था, तो मैंने उनसे पूछा कि आप परम श्रीमंत परिवार के लोग हैं, जो भारत के सबसे बड़े रजवाड़े उनमें से एक सिंधिया, धन भी है, यश भी है, वैभव। ध्यान रहे नेपाल की पुत्री थी, वो राणाओं के परिवार से थी, तो किसी भी स्थिति आने पर नेपाल के महाराज को संपर्क किया जा सकता था उनके माध्यम से। तो मैंने उनसे पूछा कि आपके पास तो सब कुछ है, आप राजनीति में ये धक्के खाने के लिए इधर से उधर घूमती फिरती क्यों करती हैं? तो उन्होंने कहा, धर्म के कारण।
ये रजवाड़े धर्म के आधार पर जीने वाले थे। इनको इनका मुंह काला करना, इनको बुरा बताना, ये सब लेफ्टिस्ट प्रोपेगेंडा है। वही प्रोपेगेंडा नेपाल में काम आया। कोई बता दे, कोई जो बुरे से बुरा, पारस जिसका नाम बहुत बुरा बताया जाता है, जो वर्तमान महाराज ने जिन्होंने नेपाल सरेंडर किया है, उनके बेटे के बारे में कोई बता दे कि उसने किसी एक महिला के साथ अनाचार किया हो, किसी के साथ बदतमीजी की, किसी को मारा पीटा हो। कुछ नहीं कर सकते तो 24 घंटे शराब के नशे में डूबा रहता, उसका मुंह जाके तो कुछ सुनने से रहा, मगर कुछ ना कुछ कच्ची पक्की। वो जो बजाज साहब का एक जुमला है ना कि मैंने इन कम्युनिस्ट लीडर्स को जानता हूं, ये भी वही स्कॉच पीते हैं जो मैं पीता हूं। सो इन लोगों की कुकर्म सामने कभी आई नहीं। और दूसरे जो हैं उन लोगों को इन्होंने प्रोपेगेंडा, चूंकि वॉलेंस की जो किताब है रूल्स ऑफ रेडिकल्स, उस पर कभी चर्चा कीजिए। शक्ति का निवास हमेशा जिन केंद्रों से होता है उस पर कब्जा है। मीडिया, फिल्म लाइन पूरी तरह से, यूनिवर्सिटीज ये है शक्ति केंद्र, न्यूज़पेपर्स ये है शक्ति केंद्र, और ये वर्ल्ड वाइड कब्जा है उनका, हर जगह वो इसके खिलाफ। मैं आपको एक बात, आपकी ये बात सुन के मुझे याद आ रहा है, जिस एम्बार्गो की बात आप कर रहे थे राजीव गांधी के काल में, जो नेपाल को बिल्कुल लैंडलॉक्ड एक कंट्री को नमक, हर चीज से उन्होंने डिप्राइव किया, हमारी सरकार ने कुछ भी नहीं जाने दिया। उस वक्त नेपाल की एम्बेसडर, एडिटर्स गिल्ड की मैं उन दिनों मेंबर हुआ करती थी। आई वॉज द ओनली वुमन मेंबर एंड वन ऑफ द यंगेस्ट, बाकी तो जेरियाट्रिक्स होते ही थे। खैर, और तुफैल साहब, एकदम आपकी बात सुनते सुनते मुझे याद आया वो सीन। इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट ट्रोमैटिक मीटिंग्स फॉर मी टू अटेंड। मैं इतनी अच्छे से नेपाल की राजनीति जानती नहीं थी, पर ये जो सारे हमारे दिग्गज एडिटर्स, फ्रॉम निखिल चक्रवर्ती टू सो एंड सो, ये सारी जो पूरी ब्रिगेड, उस महिला के जो बहुत सभ्य तरीके से नेपाल का पक्ष रख रही थी कि आपने जो किया है वो ज्यादती है, वो सही नहीं है, और ये उसकी ना सुनने को तैयार, और इस एरोगेंस से बोल रहे थे जैसे घर की कोई इनकी झाड़ू पोछा करने वाली हो। मतलब दे डिड नॉट इवन ट्रीट हर। वैसे कितनी चमचागिरी करते हैं, अगर मान लो जर्मनी का कोई एम्बेसडर आ जाए एडिटर्स गिल्ड में तो उसके तलवे चाटने लगते हैं, या किसी भी देश का आ जाए। और उस एम्बेसडर, फीमेल एम्बेसडर जो थी, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, इतनी बुरी तरह इस सारे बिरादरी ने, मीडिया की बिरादरी, सीनियर एडिटर्स ने लताड़ा। और मैं केवल एक एक अदनी सी आवाज कि इसको सुन तो लो, इसको सुन तो लो। एंड आई वाज सो हर्ट बाय देयर बिहेवियर, आई कांट टेल यू। आपके सब ये बात करते करते मुझे एकदम जो बिल्कुल भूली हुई थी याद आ गई। और ये जो एरोगेंस है, ये हमारे एलीट में बहुत ज्यादा। दूसरा, हाँ, हमारे यहाँ कहावत है जो बिल्कुल मेरे हिसाब से आज भी सही उतरती है, यथा राजा तथा प्रथा। और जैसा आपने कहा, उन दिनों जब रजवाड़ा था उनका, और बिल्कुल हिंदू धर्म के संस्कारों से चलता था वो रजवाड़ा, तो नेपाली भी, आम नेपाली जब जो आता था, वो एक शौर्य पुत्र तो होता ही था, पर ईमानदार, ईमानदार टू अ फॉल्ट, सिंसियर टू अ फॉल्ट। और आज हो क्या रहा है कि वहां से आते भी हैं तो कितना क्रिमिनलाइजेशन उस समाज का हुआ है, क्योंकि ऊपर जो बैठे हैं हुकूमत करने, वो सारे क्रिमिनल बैठ गए हैं। ये माओइस्ट और क्रिस्टो माफिया जो है, और अब तो इस्लामिस्ट भी, बहुत तेजी से इस्लामीकरण भी हो रहा है। इन तीनों ने मिलके जितनी तेजी से नेपाल का क्रिमिनलाइजेशन शुरू किया है, तो आज छवि नेपाली की बिल्कुल अलग हो गई है। यहाँ अब लोग सोचते हैं वो आएंगे तो गुरखा बन के हमारे नौकरी लेंगे, फिर हमें कत्ल करके फिर भग जाएंगे। ये एक नेगेटिव छवि तैयार हुई है, जबकि 30-40 साल पहले, मुझे याद है एग्जैक्टली एज यू वर डिस्क्राइबिंग, तो ये क्या हमारी भारत
कि जो रूलिंग एस्टैब्लिशमेंट है, इसकी कोई जियोपॉलिटिकल सेंस नहीं? ये इज़ इट बिकॉज़ दे आर सो कल्चरली डिरैसिनेटेड? बिल्कुल अपनी जड़ों से उखाड़ दिया इन मकौले पुत्रों को, तो इसलिए कोई भी कचरा, चाहे जॉर्ज फर्नांडिस आके इनके दिमाग में डाल दे या छोटा-मोटा टुटपुंजिया सा एनजीओ डाल दे अपना सारा एजेंडा इनके दिमाग में, चल पड़ते हैं उसकी डुगडुगी बजाने। आई कांट मेक सेंस ऑफ दिस एट ऑल। ज़रा दूसरा ना, कुछ जो कॉन्क्रीट इन्होंने ज्यादतियां की नेपाल के साथ। एक तो उनका चाइना के टिल्ट होने लगा, तो अब तो इनको बहाना भी मिल गया, क्योंकि चाइना की तरफ आप टिल्ट करते हैं इसलिए वगैरह वगैरह। बट दैट हैपेंड मच लेटर, जब इन्होंने रजवाड़ा मरवा दिया। जब तक देखिए, रजवाड़ा था तो तब तक तो कभी नहीं था टिल्ट चाइना की तरफ, कितना। संबंधों का बड़ा लाभ ले सकते थे हम। राजशाही में जो महाराज की बेटी ब्याहेगी, बेटा ब्याहेगा, उनके मंत्री हैं, उनके और बड़े सेनाध्यक्ष इत्यादि हैं, उन सबके संबंध कहाँ होंगे? विवाह तो मूलतः समस्तरीय संबंध होते हैं, वो उन्हें कहाँ मिलेंगे? नेपाल में राणाओं के साथ, या तो उनके प्रधानमंत्री जो थे वो, या महाराज, बाकी सब तो भारत से ही होने थे। हुआ क्या है, और ये उसके साथ आज भी है। मैं एक बात की बहुत तारीफ करता हूँ वामपंथियों की, वो अपने लोगों को, अपने काडर को, अपने जूनियर्स को वैचारिक रूप से ट्रेन करने में, करेक्ट करने में बहुत विश्वास रखते हैं। एक सामान्य वामपंथी छात्र किसी बड़े अच्छे राष्ट्रवादी से आराम से बहस कर सकता है। उसको बहुत सारी गलत इंफॉर्मेशन, सिरे से उल्टी सीधी बातें पढ़ाई जाती हैं, मगर उस समय उस पर भूत सवार होता है। वो स्थिति हमारे राष्ट्रवादियों की, या वो नेशनलिस्ट जो इस देश के प्रति सजग हैं, उनकी क्यों नहीं है? उनके पास ऐसे लोग क्यों नहीं है? मैंने 3-4 नाम लिए। अगर मैं इस सूची को, शंकर शरण जी का एक नाम लिया मैंने, अभी तो इन दिनों में काफी सारे हो गए हैं, और ये जो पिछला एक आंदोलन हुआ था दिल्ली में, तमाशा, और उसमें काफी सारे लोगों के कार्टून बनाए गए थे, वो कुल मिलाकर 13 लोगों के कार्टून थे। राष्ट्रवादी दृष्टि से 13 लोग ऐसे हैं जो इस सारे राष्ट्र को हिला रहे हैं। उसके हिसाब से 13 की जगह 10 गुना कर लीजिए, 130 कर लीजिए, 100 गुना कर लीजिए, 1300 कर लीजिए, मगर इन 1300 सारे भारत के राष्ट्रवादियों को, जो फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, इस पे, उस पे जिनकी आवाज गूंज रही है, उनका मुकाबला करें तो एक जेएनयू से 1300 से ज्यादा लोग निकल आएंगे एक फ्लीट में। अपने पास ट्रेनिंग क्यों नहीं है? हमारे पास 2 शंकर शरण क्यों नहीं है? हमारे पास 100 मधुकिशोर क्यों नहीं है? हमारे पास संजय दीक्षित 1000 क्यों नहीं है? ये एक बड़ा अभाव है। तो उसके चलते कोई कच्ची पक्की बात भी कहता है, कमजोर बात भी आती है, तो उसका विरोध करने वाले लोग नहीं खड़े हो पाते। महाराज नेपाल को ढैत कर दिया जाएगा, रजवाड़ा समाप्त कर दिया जाएगा, जनतंत्र आ जाएगा, तो ये कोई तो कहेगा कि जनतंत्र वर्ल्ड वाइड, सारी दुनिया में इस्लामियों का टूल बना हुआ है। हर पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूंसी, चाहे वो यहां हो, चाहे वो जर्मनी में हो, चाहे ब्रिटेन में हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में हो, हर जगह 1,00,000-1,25,00,000 वोट होते हैं उनके। इन वोटों पर सबकी लाट टपकती है, सबकी जीभ लपलपाती है कि 1,25,00,000 वोट तो ये हुए, अब 1,00,000 और जुगाड़ कर लो तो सीट निकल गई। तो इसके लिए ये किस हद तक बेहुदा है कि जो ब्रिटिश क्राउन प्रिंस है वो मस्जिदों में जाकर स्टेटमेंट देता है। अमेरिका का प्रेसिडेंट, पिछले से पिछला, क्षमा करेंगे, प्रेसिडेंट, वो सऊदी अरब में जाकर कहता है कि इस्लाम की गलत व्याख्या करने वाले आतंकवाद से निपटा जाएगा। जिन्हें किन्हें बता रहा हूं, जिन्हें अरबी आती है, जो जानते हैं कुरान क्या है, उन्हें समझा रहे हो। वैचारिक शून्यता की जो ये स्थिति है, ये वैक्यूम है, ये बहुत भयावह है। अगर ये व्यवस्था नहीं रही, कम्युनिस्ट आ गए। कम्युनिस्ट व्यवस्था बेसिकली क्या है कि आप किसी से छीनने के लिए एक ऐसा वर्ग तैयार करते हैं जो बिल्कुल अभावग्रस्त है, जिसकी कानून के प्रति आंसरेबिलिटी नहीं है। नेपाली आम आदमी स्वभाव से, बाय डिफॉल्ट,
ईमानदार था, सभ्य था, बड़ा शांत सीधा रहने वाला व्यक्ति था। उसके अपने कुछ संस्कार थे, आप उसको गलत सही कुछ भी ठहराएं, मगर कुछ बेसिक क्वालिटीज उसकी अद्भुत थी। अब उसकी वो बेसिक क्वालिटी दिखानी शुरू कर दी, उल्टी सीधी चीजें। वही 2 बीघा जमीन वहां भी पहुंच गई, उसका नतीजा क्रिएट होगा। अच्छा, वो भारत के हित में है या अहित में है? तो इनकी तो दिलचस्पी इसमें कि कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट किए जाए, कॉन्फ्लिक्ट से रास्ता निकलता है, अवसर बनते हैं। तो ये बात कहने वाला भी तो कोई होगा जो कहेगा ये गलत है, इसे रोको। और इसे रोकने के लिए जहां तक दबाव दे सकते हो, महाराज को हर तरह से मजबूत करो। महाराज गिड़गिड़ा रहे हैं, उनके लोग आकर कह रहे हैं शस्त्र दीजिए, हमारे पास हथियार नहीं है, माओवादियों के पास हथियार है, गांव गांव वो कब्जा करने हैं, हमारे पास कुछ नहीं, हम लड़े कैसे? तो उनकी मदद ही नहीं करेंगे, उनको टाइम ही नहीं मिलेगा मिलने के लिए, उनकी मजाक उड़ाई जाएगी। और उसके बाद क्या हुआ? किसने उड़ाई और सारे किसने थे, मदद? ये सारे ही थे, जितना सबसे ज्यादा तो वाजपेयी जी भी वाजपेयी जी की सरकार में ही सारी दुर्गतियां हुई हैं। इन थे। बातों को समझना चाहिए था। देखिए, ये पाप के लिए अभी वो बहुत हल्ला हो रहा है, गांधी को लेकर बहुत क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि उन्होंने गांधी को हरामजादा कहा, फलाना कहा। वो नहीं कह रहे, मत कहिए। एक भयानक पाप, भारत के जितनी भी कांग्रेस वर्किंग कमेटियां थी, उनमें से एक ने भी नेहरू के पक्ष में प्रधानमंत्री पद का प्रस्ताव नहीं दिया, पटेल के पक्ष में दिया था। मैं पटेल को कोई बहुत राष्ट्रवादी नहीं मानता, वो गांधी के आजमाए हुए लोग थे, उनके साथ थे, मगर नेहरू की तुलना में देवता थे। गांधी के मत्थे ये पाप तो जाएगा। भारत की यूएनओ में वीटो पावर मिलनी थी, इसको चाइना को दिलवा दिया नेहरू ने, तिब्बत पर कब्जा करा दिया नेहरू ने। अब अगर देखिए, हमारी भारत की जो सबसे बड़ी नदियां हैं, गंगा जमुना का बेसिन कहलाता है, दोनों नदियां मानसरोवर के ढाल से निकलती हैं, वहां से पानी आता है, गोमुख तो प्रकट होता है। अगर चाइना आज, और नेचुरल ढाल गंगा का हमारी तरफ नहीं, चाइना की तरफ है, उसे काटा गया, अगर वो आ जाए तो हम वीरान हो जाएंगे। इस पाप की जिम्मेदारी किस पर? नेहरू पर। नेहरू को लाने की जिम्मेदारी किस पर? गांधी पर। तो गांधी पर उंगली उठाएंगे कि नहीं? बिल्कुल। आखिर नेपाल सरकार के पास हथियार नहीं पहुंचे और कम्युनिस्टों के पहुंचे, उन्हें ट्रेनिंग दी गई, तो इसके लिए कोई तो जिम्मेदार दो ही हैं, यहाँ बड़े खिलाड़ी। अब ये तो नहीं कह सकते कि श्रीलंका ने नहीं किया, बांग्लादेश ने नहीं किया, भारत था या चाइना था। तो इसकी दुर्गत की जिम्मेदारी हमारी है। और कुल मिलाकर इसका जो परिणाम आया, जो नुकसान पहुंचा, वो भारत को पहुंचा, धर्म को पहुंचा। आज भी हमारे बिल्कुल सही कह रहे हैं। और एक मुझे ये लग रहा है कि ये जो डेमोक्रेसी है, वेस्टमिंस्टर स्टाइल डेमोक्रेसी, ये सबसे विषम शायद पॉलिटिकल सिस्टम इतिहास का है, क्योंकि इसमें निहित है जो क्लास वॉर की आइडियोलॉजी मार्क्सिस्ट चलाते हैं, कि हर वक्त समाज को टकराव में रखो, वॉर की सिचुएशन रहे, वो तो डेमोक्रेसी के माध्यम से भी राइवल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इट्स लाइक गैंग वॉरफेयर। यू कैनॉट हैव अ कंसेंसस। आई मीन, ये केवल भारत में नहीं है कि भाजपा और कांग्रेस का जैसा टकराव है, जैसे अलग स्पीशीज हो एक दूसरे को बिल्कुल तबाह करने। और यूएस में भी वही हाल हो रहा है, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स का। तो इतना समाज को बांट देना डेमोक्रेसी के नाम पे, ये डेमोक्रेसी के जाल से, मोह जाल से कब हम निकलेंगे? जिसकी वजह से कि नेपाल में डेमोक्रेसी देनी है, क्या गिफ्ट दी हमने? एक सभ्य समाज, एक शांत प्रिय समाज, जिसमें जनता और जो रूलर रूल रिलेशनशिप इतना विषम था ही नहीं। ना वो रजवाड़ा ऐसा लुटेरा था जैसे कि ये कम्युनिस्ट निकले, या जो उसके बाद की रिजीम्स आई, पेच खाया उन्होंने नेपाल को, पर ये डेमोक्रेसी के नाम पे हो रहा। तो मुझे लग रहा है कि ये डेमोक्रेसी का जब झंडा फहरा के, जैसे मार्क्सिज्म, कम्युनिज्म की, सोशल जस्टिस का झंडा फहरा के जितने पाप हुए हैं दुनिया में, जितने बड़े बड़े क्राइम्स हुए हैं और हो रहे हैं, समाजों को तोड़ने का काम ये डेमोक्रेसी कर रही है।
ये मेरा अब तो पक्का मत बनता जा रहा है। और हमें इसको एक्सपोर्ट करने की बजाय जो हमने नेपाल में करने की कोशिश की, मुझे लग रहा है अंदर भारत के भी हम अपनी समस्या जो टेक ओवर, डेमोग्राफिक टेक ओवर हो रहा है इंडिया का, ये इस बास्टर्डाइज्ड डेमोक्रेसी के चलते हो ही नहीं सकता उसका समाधान। बहुत बहुत अच्छा शब्द बास्टर्डाइज्ड डेमोक्रेसी आपने बहुत अच्छा शब्द इस्तेमाल किया। इसे लगातार इस्तेमाल कीजिए, ये लोगों के जहन में आना चाहिए कि डेमोक्रेसी बहुत अच्छा माध्यम नहीं है। ये सबसे घटिया, मैं कह रही हूँ सबसे निम्न है। और मैं एक और बात बताना चाह रही हूँ तुफैल जी, नरेंद्र मोदी जी ने खुद मुझे कहा था, मुझे याद है इन वन ऑफ आवर एक्सटेंडेड इंटरव्यूज, ही सेड कि मैं गांव में कम से कम चाहता हूँ कि जो पंचायत के हैं वो अनअपोज माने कंसेंसस से चुनाव हो, क्योंकि गांव में जब पार्टी पॉलिटिक्स पहुंचती है और चुनाव के माध्यम से जब पंचायतें बनती है तो इतना टूटन आता है समाज का कि घर घर में डाइवोर्स तक की नौबत आ जाती है लोगों के घरों में, क्योंकि अलग विरोधी दल में हो गए। और ही वुड गिव अ स्पेशल ग्रांट टू एनी पंचायत जहां बिना यानी कंसेंसस से चुनी जाए पंचायत। और हमारा जो पारंपरिक तरीका तो था, असली तो लोकतंत्र तभी है जब कंसेंसस की क्षमता हो समाज में, चाहे जितना भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है आप बैठ के सभ्य तरीके से संवाद से कंसेंसस की तरफ ला सकें। पर डेमोक्रेसी में उसकी संभावना है ही नहीं। आप देखिए हमारी पार्लियामेंट, इट्स लाइक गैंग वॉर। दे डोंट अपीयर टू मी लाइक राजनेता। नेता कहने में भी मुझे तो उनको शर्म आती है। इट्स गैंगस्टर्स हु आर आउट, जैसे गैंग वॉर होता है फॉर यू नो टेक ओवर ऑफ पावर एंड वेल्थ, कि ये मेरा इलाका वो तुम्हारा इलाका। तो मुझे लग रहा है कि इस बहुत ही सबसे विभत्स सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम अगर कोई इतिहास में आया है तो ये वेस्टमिनिस्टर स्टाइल डेमोक्रेसी जिससे हम इतना इश्क कर बैठे। जी। इकबाल, अल्लामा इकबाल जो भारत के सबसे बुरे, कमीने, घटिया, जलील दुश्मनों में एक, उसके उसका शिकवा और जवाब शिकवा जो इस्लामियों का बिल्कुल परचम है, जी। मगर उसने कहीं कई बातें बड़ी मजे की कही हैं। उनका एक शेर मैं सुनाना चाहूंगा। जमहूरियत यानी डेमोक्रेसी, जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है कि जिसमें, जमहूरियत हुकूमत करने का वो स्टाइल है जिसमें, जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। इंसान का वजन नहीं दिखाया जाता, कितने सर हैं ये देखे जाते हैं। ये डेमोक्रेसी की खराबी है और नेपाल के संदर्भ में बहुत बुरी खराबी है। जहां आप सक्षम लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, आपके पास साधन है पहुंचने के, वहां तो आप कोई बात कर भी सकते हैं। मगर जहां इसकी संभावना नहीं है, शिक्षा की व्यवस्था नहीं है और बहुत सहज भोले लोग हैं, अब जैसे लोग कहते हैं कि दो दो बोरा में लोग ईसाई बन रहे हैं, ईश्वर करे मेरी वाणी गलत सिद्ध हो, मगर अगर ऐसा हो रहा है तो ये राज्य के लिए बहुत विभत्स स्थिति है कि दो बोरा चावल भी नहीं पहुंच पा रहा है। तो वो जो पूरा सिस्टम है वो बर्बाद करने पर लगा हुआ है। डेमोक्रेसी में ये बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। और हमने जो एक्सपोर्ट किया है नेपाल को, वो बिल्कुल पाप है, भयानक पाप है। हमने अपने लिए शत्रु नहीं क्रिएट किया, हमने धर्म के लिए एक समस्या खड़ी कर दी और इसका परिणाम कोई यही नहीं होता, क्योंकि वो नेपाली जो भारत का विरोधी है, जो मानसिक रूप से उससे दूरी महसूस करता है और वो यूरोप में जाता है, वो अमेरिका जाता है, वो ऑस्ट्रेलिया जाता है, तो वो वहां पर किसी भारतीय से मिलेगा तो उसकी भाषा तो बोलेगा, मगर मन में उसकी बात आएगी कि ये हमारे शत्रु हैं। वो वहां फिर ये यूं ही नहीं है कि नेपाल से हमारा प्लेन हाईजैक हुआ और कंधार ले जाया गया। कोई तो होगा नेपाल के सिस्टम का जिसने इस रास्ता दे दिया। जितने भी टेररिस्ट हैं नेपाल के रास्ते से तो आते हैं हिंदुस्तान में ये ज्यादातर। शत्रु
करेंसी का जो गड़बड़ है, इंडियन करेंसी फेक छापी जाती है, इसका बड़ा भारी रूप नेपाल से है। अब आज नेपाल को कोसने से क्या होगा? नेपाल को शत्रु कैसे बना लिया? नेपाली भारत की तरफ पैर करके नहीं सोता था कि ये उसके पूर्वजों का, उसके महापुरुषों का, इसके तीर्थों की जगह है, और आप ऐसी स्थिति क्रिएट कर दी कि वो अब यहां तक आ गया, धर्म के शत्रुओं के साथ हाथ मिला के बैठा है। तो ऐसे, और इसके लिए भारत में भी कि सिस्टम के लोगों को सच बोलना आना चाहिए। मंत्री का काम है राजा को सही सलाह देना, अगर वो नहीं देगा तो कौन देगा? प्रोटोकॉल अफसर नहीं बताएगा प्रधानमंत्री को कि आप गलत कर रहे हैं, ये अनुचित है, ये सिस्टम ठीक नहीं है। ये इस तरह से है कि कोई डीएम किसी पटवारी को साथ बुला लेगा, अपने साथ बैठा लेगा, तो फिर वो एसडीएम की सुनेगा, एडीएम की सुनेगा, तहसीलदार की मानेगा? आप सारे सिस्टम को ढेर कर रहे हैं, आपको ध्यान तो रखना पड़ेगा। तो चीजों को खराब करने से के परिणाम बहुत बुरे होते हैं, और नेपाल के संदर्भ में तो ये पाप है। इन लोगों ने, जिनकी बात कर रहा था, देखिए एक उदाहरण से बताता हूं। जसवंत सिंह जी की किताब आई जिना, मैं उस समय, ये इसका उर्दू और हिंदी अनुवाद मैंने किया, एक टीम बनाई थी, उसको मैं चेयर कर रहा था, तो हम सब लोगों का मिल समेत काम था, मगर फेस में ही था, मैं ही मिलता था, किताब पर मेरे ही नाम है अनुवादक के नाते। वो पार्टी से हुआ क्या, भाजपा का चुनाव आडवाणी जी के नेतृत्व में हुआ, भाजपा मुंह के बल गिरी, तो शिमला में बैठक, चिंतन बैठक थी, ये बात होनी थी, और ये तय था कि आडवाणी जी को तो पूछा जाएगा। तो कैनन्स का मुंह दूसरी तरफ फेर दो, तो जसवंत सिंह जी की किताब को लेके उन्हें पार्टी से एक्सपेल कर दिया गया, बजाय इसके कि वो भारतीय जनता पार्टी की चुनावी समीक्षा की बैठक होती, वो साहित्य अकादमी की बैठक हो गई, जिसमें उनकी किताब की छान पटक शुरू कर दी। ये राजनीतिक बदमाशी थी, बहरहाल हुआ। मेरी जसवंत सिंह जी से बात हुई, तो मैंने उनसे कहा कि इस समस्या से समाधान के लिए मैंने सुझाव दिया कि संघ के लोगों से बात कीजिए। तो उन्होंने कहा किससे? मैंने कहा दिल्ली में झंडे वाला है केशव कुंज, इनसे बात करें। तो उन्होंने कहा था मेरे ध्यान में आया था, और मैंने परसों वहां प्रस्ताव भिजवाया है। तो मैंने कहा फिर? बोले समय नहीं मिला है, किसी गंभीर व्यक्ति से भेंट ही नहीं हुई, मेरा सचिव गया था। ये बात जब आगे बढ़ी, कुछ और दिन निकले, तो पता लगा कि भारत में जो सरकार आई थी जो भाजपा की, तो आरएसएस के वरिष्ठ अधिकारियों से दिल्ली के मिलने के लिए अमेरिका के एम्बेसडर ने प्रस्ताव भिजवाया। 2 साल तक किसी ने जवाब ही नहीं दिया। अमेरिका के एम्बेसडर को, अमेरिका का एम्बेसडर भारत की तरह आईएफएस नहीं होता, वो वहां की पार्टी के राजनीतिक दल के लोग होते हैं, जो कल प्रेसिडेंट भी बन सकते हैं, जब वाइस प्रेसिडेंट बन सकते हैं। इतने इंपॉर्टेंट आदमी को 2 साल तक टाइम नहीं दिया गया। अमेरिका का एम्बेसडर कितनी महत्वपूर्ण चीज होता है, इसका कोई ध्यान ही नहीं है। तो ये जो वैचारिक शून्यता है, ये उसका परिणाम है। कितना बड़ा बदलाव ला सकते हैं जिन अमेरिकन इंडियंस के लिए हम काम करते हैं, हमारे संगठन काम करते हैं, दुनिया भर की बातें हैं, वो चीजें कहां कहां तक टैकल हो सकती हैं संबंध बनाने से। जरूरत ही नहीं है, जरूरत किस बात की कि शाखाओं में जाना है, बैठ के लेना है, कार्यक्रम में बहुत दिखते नहीं, बस इससे आगे बढ़ना ही नहीं। तो ये जो वैचारिक शून्यता है, उसका बड़ा परिणाम है कि हमारे राष्ट्रवादी लोग नेपाल के शत्रु बन गए, जबकि इसका किसी तरह से, क्योंकि संघ मूलतः एक चालकानुवर्तित्व एक शब्द है, यानी हम एक सरसंघ चालक के इशारे पर चलते हैं। तो जो एक चालकानुवर्तित्व में विश्वास रखने वाले, उनके लिए महाराज तो एक चालक है, वरिष्ठतम व्यक्ति हैं, इनकी बात पर तो हम चलेंगे, इसमें हमें समस्या क्या है? मगर हम उसके खिलाफ खेले गए जो मैदान थे, जो उनके खिलाफ षड्यंत्र होते, उसका हिस्सा बन गए। राष्ट्रवादियों ने बड़ी गलती की, बहुत ही भयानक स्थिति रही है। आपने बिल्कुल सही कहा, पर आप जब कह रहे थे ना, कुछ देर पहले आपने कहा कि पढ़े लिखे लोग हों तो फिर डेमोक्रेसी लाई जाए, तो फिर शायद कुछ हो सकता है। अमेरिका का हाल देखिए, इंग्लैंड का हाल देखिए, बहुत पढ़े लिखे हैं, और अमेरिका ने तो इतने पढ़े लिखे,
अपनी फ्री स्पीच पे हलाल सर्टिफिकेशन लगवा लिया, जो अभी कानून पास कर रहे हैं, अपनी फ्री स्पीच पे, और अपनी सारी पॉलिटिक्स को शरिया कंप्लायंट बना रहे हैं। तो ये तो पढ़े लिखो, और ट्रम्प के साथ जो उन्होंने दुर्व्यवहार किया, चाहे जितना भी गहरा आपका मतभेद हो, पर इस तरह दुश्मनी दैट यू वांट टू एक्सटर्मिनेट, ये मकार्थी एरा की बात करते हैं, ये मकार्थिज्म वो कैसा रहा होगा मुझे मालूम नहीं, परंतु ये तो हम अपनी आंखों के सामने घटता मकार्थीस्ट, fascist almost attempt to wipe out a certain opinion, a certain viewpoint, और अपनी पॉलिटिक्स को शरिया कंप्लायंट बनाना, कानून पास कर रहा है अमेरिका। तो पढ़े लिखे लोग, मुझे लगता है डेमोक्रेसी की जो ये परिभाषा है, मेजॉरिटी वोट, और आप गिनते हैं लोगों को, तोलते नहीं, केवल व्यक्तियों को तोलते नहीं, विचारों को तोलते नहीं, आइडियाज को तोलते नहीं, केवल पावर हासिल करनी है, उसको चिपक के बैठना है। उसके बाद जाए देश भाड़ में, जाए देश संस्कृति आपकी उजड़ जाए, तो ये कहीं के लिए भी सिद्ध नहीं। किसी समय हमें गलत फहमी थी कि डेमोक्रेसी हमारी थोड़ी बैकवर्ड है क्योंकि हमारे नेता करप्ट हैं, यूरोप में देखो, अमेरिका में देखो, पर अब तो वहां पे भी डेमोक्रेसी नंगा नाच नाच रही है, और इस्लाम के हाथों कठपुतली बन के नाच रही है। आप देखिए तुफैल साहब, इस डेमोक्रेसी के जो पर्दे फाश की जरूरत है। जी प्लीज। एक जजिया इस्लामी टैक्स का नाम है जो मुसलमानों को देना चाहिए होता है, और भारत में तो ऐच्छिक है मगर अरब कंट्रीज में है। और जजिया, आप जैसे इनकम टैक्स है कि मैंने इस साल 10 लाख रुपए कमाए तो 5 लाख फ्री है, 5 लाख के ऊपर मैं 30% के उसमें आता हूँ, ब्रैकेट में 1.5 लाख रुपए दे दूंगा। जजिया ऐसा नहीं है। अरे क्षमा करेंगे, जकात, जकात ऐसा नहीं। जकात माल पर दी जाती है कि मेरी 10 लाख रुपए कमाने की जो क्षमता है, जो सेटअप है, वो 5 करोड़ का है, तो 5 करोड़ पर दी जाएगी जकात, जो मेरा टोटल है उस पर दी जाती है। लोग ये समझते हैं जकात बेवा को, कमजोर को, अपाहिज को, मस्जिद के मुल्ला को, फलाने को, उसको दी जाती है। नहीं, कुरान में आयत है, जकात का सबसे पहला अधिकारी कौन है? वो शख्स जो जकात कलेक्ट करता है। उसके बाद काफिरों के जो आइम्मा हैं, इमाम हैं, जो लीडर्स हैं, उनके दिल परचाने को, उनके दिल अपने फेवर में करने को। 500 करोड़ की सुनी थी कि 500 करोड़ रुपए अमेरिका के प्रेसिडेंट को इलेक्शन के लिए दिए गए थे। इस्लामी इस बात को जानते हैं, उत्तराखंड में इस्लाम फैले, ये कश्मीर बन जाए, इसके लिए ड्रग कंपनी है देहरादून में। किसी भी सुना है, अब इसकी कोई प्रमाणिकता नहीं है कि कोई भी सीएम आता है तो वो 10-5 करोड़ रुपए लेके पहुंच जाता है, और उसके बाद सारा अल्मोड़ा, हल्द्वानी, भवाली। आप हिमालय की बात कर रहे हैं? जी जी, मैं यही की देहरादून, ये सारी बेल्ट बन गई है, इस्लामी बेल्ट हो गई है। नहीं, वहाँ की कौन सी कंपनी है, ड्रग कंपनी जो आप? ड्रग कंपनी नाम लेना मुनासिब नहीं है क्योंकि ये कैश के ट्रांजैक्शन है, शिट नहीं, मगर कहते ही लोग समझ गए होंगे वहां के कि कौन है। पैसा देकर वहां के सिस्टम को अपने फेवर में, वही हाल अमेरिका में है। केवल एक कंट्री है जो उनके कंट्रोल से बाहर है, दो बल्कि, एक रशिया और एक चाइना, कि जहां वो घूस देने की स्थिति में नहीं है। रशिया में पुतिन है जो खुद में दुनिया के 100 जो बड़े टॉप के पैसे वाले, बल्कि जो 20 पैसे वाले उनमें से एक है, उसको क्या परचेस करेंगे? चाइना के प्रेसिडेंट को परचेस करने की क्षमता इस्लामियों की नहीं है। अन्यथा हर जगह ये हाल है कि वो अपना ग्रुप बनाते हैं। नहीं, पोलैंड भी नहीं बिका जी, पोलैंड भी नहीं बिका। वो उसके रशिया की उसी विंग्स में आ जाता है। जिन जिन कंट्रीज में जो समझते हैं इस बात को, वो कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल करने के लिए आपको एक्शन लेना पड़ता है। अब जैसे सबसे बुरा प्रेसिडेंट कौन है अमेरिका का? कोई भी कह देगा निक्सन।
ये वो शख्स है जिसने अमेरिका में डेमोनेटाइजेशन किया, वहां की सारी करेंसी को वाइट में किया है। $100 से ऊपर के सारे नोट बंद कर दिए एक रात में, सबका डेमोनेटाइजेशन ने किया था। $20,000 जो अमेरिका के संदर्भ में बहुत बड़ी रकम नहीं है, हम तो 75 रुपए से काउंट करते हैं इसलिए ज्यादा लगती है। $20,000 से $20,000 से अधिक किसी के पास कैश है तो वो ड्रग मनी मान के सेक कर दिया जाएगा, ये वहां के नॉर्म। तो आप मजबूर हैं कि वाइट सारी करेंसी हो जाएगी, सारी टैक्स के हिसाब से हो जाएगी, कि प्लास्टिक मनी चल जाएगा। उस निक्सन को भमोड़ भमोड़ के जंगली कुत्तों की तरफ खेल के मारा, चूंकि वहां का सिस्टम है। निक्सन भारत के फेवर में नहीं था, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भारत के फेवर में था, मगर अमेरिकन प्रेसिडेंट, क्योंकि अमेरिकन प्रेसिडेंट को अमेरिका से इलेक्शन लड़ना है ना, दिल्ली से थोड़े लड़ना है, उसे अमेरिका के हित की सोचनी है। उसने वहां के सिस्टम को परफेक्ट किया। जो वहां के सिस्टम में कम्युनिस्ट भरे हुए थे, इवन जनरल्स थे, सबको निकाल निकाल खींच खींच के बाहर निकाला उसने, उस सिस्टम को कम्युनिस्टों के। मगर कम्युनिस्ट हर जगह पेनिट्रेट कर गए हैं, और कम्युनिस्ट पहचानना हो तो सिर्फ एक चीज से पहचाना जा सकता है, जो कॉन्फ्लिक्ट ढूंढ रहा है, संघर्ष ढूंढ रहा है, प्रकृति के नाम पर, ग्लोबल वार्मिंग के नाम पर, ह्यूमन इक्वेलिटी, फलाना ढमाका, स्त्री पुरुष के झगड़े, हरिजन और ब्राह्मणों के संघर्ष, और राजपूतों के इसके संघर्ष, और राजवाड़ों के कलेश, कहीं ना कहीं जो क्लेश ढूंढ रहा है, वो कौआ जो कचरे में चोंच मार रहा है, समझ लीजिए कि ये कम्युनिस्ट है। हर जगह वैचारिक रूप से काम कर रहे हैं, और वही उन्होंने हर जगह किया। भारतीय राष्ट्रवादी इसके चक्कर में कैसे आ गए, और ये तो गनीमत है कि हम आज बहुत सारे लोग ये बात कह पा रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया आ गया है। आज से 15 साल पहले हम ये बात कहते तो हम क्या करते, किताबें तो लिख लेते, छापता कोई नहीं, कोई छापता नहीं, छाप लेते तो बांटते कहाँ, 500 कॉपी छापते, किसी तरह से उसको साल 2 साल में निपटा पाते। उतने दिन में इस विचारधारा को पढ़ के एक 5 लाख लोगों की पीढ़ी एनसीआर में ही तैयार हो जाती है। ये बड़ी समस्या है, और आज भी इसमें बदलाव नहीं आया है। सही बात। इस वैचारिक दुष्टता से जिससे हमें बाहर आना चाहिए, उसमें बदलाव नहीं आया है। हमारी सरकार तो तालिबान को फीड कर रही है, ट्रक भेज रही है सप्लाईज के तालिबान को। 7वीं क्लास में 2 साल पहले मेरा बेटा दिल्ली के एक स्कूल में पढ़ता है, उसके कोर्स में जो इस्लामी 4 शाफई, हम्बली और क्या समय, क्षमा करेंगे ध्यान नहीं इससे उतर गया, इन चारों इमामों के सिस्टम के बारे में ऐसे पढ़ाया जाता है कि वो देवदूत हों। ये एनसीईआरटी की किताब में है, 7वीं क्लास में आप पढ़ा रहे हैं। इसके बाद हम कितनी भी समझाएं कि ये माफिया है, आतंकवादी विचारधारा है, वो जो पढ़ के आया कोर्ट तो कहेगा नहीं नहीं ये तो ऐसा नहीं है, हमने पढ़ा है। आप क्या क्या इनपुट डाल रहे हैं, ऐसे ही मूढ़ों ने। और उसमें मंत्री कहता है, एचआर मिनिस्टर, कि हमने एक कॉमा भी नहीं बदला है। अबे तू कॉमा नहीं बदलने के भेजा गया तुझे, इस काम के लिए गया है, मगर एचआर की मिनिस्ट्री सत्यानाश कर रखा है। आप आज भी मैं समझाता हूं, उस पर किताबें बड़ा काम है कि आर्य बाहर से नहीं आए, मगर कोर्स तो यही कहता है कि आर्य बाहर से आए। तो इसको बदलने के लिए तो करना पड़ेगा, मगर उस पर कोई काम नहीं। तो ये वैचारिक अंतर्द्वंद है जिसका शिकार नेपाल हुआ, जिसका शिकार अंततोगत्वा हम हुए। कुल मिलाकर ये सारे एक ही, क्योंकि एक शॉल एक किनारे से फटता है तो बीच में भी फटेगा। अब ये रोफू करो नहीं तो गया, बचेगा नहीं। तो ये एक दिक्कत सारे में खड़ी की।